क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं है कि आज सुबह जो कॉफी हमने पी उसका वजूद यमन से आए एक सूफी संत के कपड़ों में छिपे 7 बीजों और दक्षिण भारत के एक खास पहाड़ की ढलान पर निर्भर करता है? बिल्कुल। मतलब ये अक्सर होता है कि जब भी भूगोल की बात आती है तो दिमाग में बस नक्शे, कुछ लकीरें और पहाड़ों की ऊंचाइयों के उबाऊ आंकड़े आ जाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में जब हम स्टडी विद ऑल इन वन द्वारा तैयार किए गए 3D मैप्स को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। एकदम सही। और आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि भारत के भूगोल की असली कहानी को समझना है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी तक फैले इन पर्वतों और पहाड़ों का हम एक संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। और हम ये देखेंगे कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ऊंचे ढेर नहीं है। ये जलवायु, नदियों के रास्ते, हमारी सीमाओं और जैसा कि मैंने कहा, हमारी सुबह की कॉफी तक को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस भौगोलिक यात्रा की शुरुआत भारत के सबसे उत्तरी हिस्से से करते हैं, उस मुकुट से जहां दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटियां स्थित हैं। हाँ, तो जब हम 3D मैप्स में उत्तर भारत की तरफ देखते हैं तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच एक बहुत ही खास चोटी नजर आती है। K2 है ना, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। बिल्कुल। 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसके ठीक नीचे महान हिमालय या कह लें हिमाद्री की बर्फ से ढकी श्रृंखलाएं हैं। हाँ, और इसी हिमाद्री में माउंट एवरेस्ट और सिक्किम में स्थित 5886 मीटर ऊंची कंचनजंगा जैसी विशाल चोटियां आती हैं। अच्छा, इसके और नीचे जाने पर मध्य हिमालय आता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल शामिल है। और सबसे अंत में दक्षिण की ओर शिवालिक श्रेणी है। अब यहाँ मैं हिमालय की तुलना एक परिवार से करना चाहूंगी। एक परिवार? वो कैसे? मतलब हिमाद्री सबसे बुजुर्ग और सबसे ऊंचा सदस्य है, जबकि शिवालिक घर का सबसे छोटा बच्चा है। कहा जाता है कि ये सबसे नया है और आज भी बढ़ रहा है। हाँ, ये तो भौगोलिक तथ्य है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर शिवालिक सबसे नया है और अभी भी बढ़ रहा है तो इसे तो सबसे ऊंचा और नुकीला होना चाहिए था। फिर ये महान हिमालय सबसे ऊंचा क्यों है? ये सच में एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, इसका जवाब धरती के नीचे चल रही टेक्टोनिक प्लेटों में छिपा है। करोड़ों साल पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। हाँ, वो महाद्वीपों का टकराव। बिल्कुल। तो जो सबसे पहला और सबसे भयानक धक्का लगा, उसने जमीन को जिस प्रचंडता से मोड़ा, उससे महान हिमालय बना। वो मुख्य टकराव का केंद्र था, इसलिए वहां की चोटियां सबसे ऊंची हैं। अच्छा, मतलब हिमाद्री ने उस टक्कर का सबसे पहला और भारी झटका झेला। एकदम सही। और जैसे जैसे समय बीता, महान और मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर लाकर दक्षिण की ओर जमा करना शुरू कर दिया। और फिर उसी मलबे से शिवालिक बना। हाँ, जब प्लेटों का दबाव और बढ़ा तो नदियों द्वारा जमा किया गया वही मलबा ऊपर उठने लगा। इसलिए ये नया है, क्योंकि ये बाद में बने मलबे से बना है। लेकिन ये सबसे ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुख्य टकराव का सीधा हिस्सा नहीं है। अरे वाह, अब समझ आया। नया होने का मतलब सबसे ऊंचा होना नहीं होता, बल्कि निर्माण प्रक्रिया का सबसे ताजा हिस्सा होना होता है। बिल्कुल। और क्योंकि प्लेटें आज भी खिसक रही हैं, इसलिए शिवालिक का उठना आज भी जारी है। कमाल की बात है। अच्छा, अब हिमालय की इसी क्षेत्र में उत्तराखंड में एक और दिलचस्प चोटी है, नंदा देवी। हाँ, 7816 मीटर ऊंची। तो अगर कोई केवल आंकड़े देखे तो सोचेगा कि K2 या कंचनजंगा के सामने नंदा देवी की क्या अहमियत है। लेकिन 3D मैप में ये स्पष्ट दिखता है कि ये चोटी पूरी तरह से भारतीय सीमा के भीतर स्थित है। ये चीज इसे बाकी ऊंची चोटियों से कैसे अलग बनाती है? अरे देखिए, ये अंतर बहुत गहरा है। अगर हम K2 को देखें तो वो काराकोरम में एक बहुत ही जटिल सामरिक क्षेत्र में है। हाँ, वहां हमेशा तनाव महता है। और कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा साझा करती है, तो वो एक साझा विरासत है। लेकिन नंदा देवी बिना किसी विवाद के पूरी तरह से उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के मध्य में एक अभेद्य किले की तरह खड़ी है। मतलब ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर किसी और देश का कोई दावा नहीं है। बिल्कुल। और सामरिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। वहां का परिदृश्य इतना दुर्गम है कि वहां एक अपना ही पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। इसीलिए इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है। एक बेहद पवित्र शिखर है ना? हाँ,
जिसके इर्द गिर्द बहुत सी लोक कथाएं और आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। उत्तर के इन ऊंचे और युवा पहाड़ों को समझने के बाद चलिए अब एक भूगर्भीय समय यात्रा करते हैं, सीधे दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों की ओर। तो हम पश्चिम की ओर राजस्थान चल रहे हैं। बिल्कुल, वहां अरावली श्रेणी है। इसे विश्व की सबसे प्राचीन वलित यानी ओल्डेस्ट फोल्डेड पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हाँ, और इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बस यही बात मुझे हैरान करती है। हिमालय के 8000 मीटर वाले दिग्गजों के सामने ये ऊंचाई तो कुछ भी नहीं है। तो विशेषज्ञ ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अरावली कभी हिमालय जितनी ही विशाल रही होगी? ये कैसे पता चलता है कि ये सबसे पुराने हैं? इसका रहस्य चट्टानों के कटाव यानी इरोजन में छिपा है। देखिए, जब कोई पहाड़ वलित या फोल्डेड होता है, मतलब प्लेटों के टकराने से बनता है। हाँ, तो उसकी शुरुआत हिमालय की तरह ही ऊंची और नुकीली चोटियों से होती है। अरावली भी करोड़ों साल पहले बिल्कुल वैसे ही बनी थी, लेकिन हवा, बारिश और मौसम के चरम बदलावों ने करोड़ों सालों तक लगातार इस पहाड़ को काटा और घिसा है। अच्छा, तो जो गुरु शिखर आज हमें 1722 मीटर का दिखता है, वो असल में करोड़ों सालों की टूट-फूट के बाद बचा हुआ बस एक अवशेष है? एकदम सटीक। इसे अवशिष्ट पर्वत या रेलिक्ट माउंटेन भी कहते हैं। अरावली एक ऐसा बूढ़ा योद्धा है जो अब घिस चुका है। क्या बात है। और इसी प्राचीनता से आगे बढ़ते हुए जब हम मध्य भारत की ओर देखते हैं तो वहां विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजक का काम करता है। हाँ, 3D मैप में विंध्याचल एक स्पष्ट रेखा की तरह पूरे देश को बांटता हुआ नजर आता है। इतिहास में भी इस प्राकृतिक दीवार के कारण उत्तर और दक्षिण भारत को अपनी अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान बनाने का समय मिला। बिल्कुल, और विंध्याचल के ठीक दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। इसके भूगोल को देखकर मुझे लगता है कि ये एक विशाल जियोलॉजिकल सैंडविच है। जियोलॉजिकल सैंडविच? ये काफी अनोखा नाम है, जरा समझाइए कैसे? देखो, अगर हम मैप को ध्यान से देखें तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। कुछ तो सतपुड़ा श्रेणी इन दो नदियों के बीच में पूरी तरह से फंसी हुई है। हाँ, और महादेव पहाड़ियों में इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ शान से खड़ी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक तकनीकी बात है। अरावली और हिमालय वलित पर्वत है, लेकिन सतपुड़ा को एक ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, फोल्डेड पहाड़ तब बनते हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और जमीन सिकुड़कर ऊपर उठ जाती है। लेकिन ब्लॉक पर्वत खिंचाव यानी टेंशन की वजह से बनते हैं, टकराव से नहीं। खिंचाव मतलब जमीन एक दूसरे से दूर जा रही थी? हाँ, जब भारी खिंचाव पैदा होता है तो जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें ब्रंच या फॉल्ट्स कहते हैं। मध्य भारत में एक समय जमीन में दो समानांतर दरारें पड़ गईं। अच्छा, तो अगल बगल के हिस्से नीचे धंस गए होंगे। बिल्कुल सही। जो हिस्से धंसे उन्होंने गहरी घाटियां बना लीं। आज नर्मदा और ताप्ती नदियां इन्हीं धंसी हुई खाइयों में बहती हैं, और जो हिस्सा बीच में एक विशाल ब्लॉक की तरह ऊपर खड़ा रह गया, वो सतपुड़ा पर्वत है। एकदम सही। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में कमाल है। और इसी मध्य क्षेत्र के आसपास हमें दो और खास जगह दिखती हैं। गुजरात की गिर पहाड़ियां जो एशियाई शेरों का एकमात्र घर है, और पूर्व में गंगा के मैदान के ठीक दक्षिण में झारखंड की राजमहल पहाड़ियां। हाँ, ये विविधता ही भारत के भूगोल को इतना समृद्ध बनाती है। तो चलिए अब इस प्राकृतिक विभाजक को पार करते हैं और दक्षिण भारत के हरे भरे तटीय रास्तों की ओर चलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट की तरफ। हाँ, पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, महाराष्ट्र से केरल तक फैली एक निरंतर श्रृंखला है। महाराष्ट्र में इसकी सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है, और कर्नाटक के चिक्मगलूर में इसी घाट का हिस्सा है बाबा बुदन की पहाड़ियां, जिनकी चोटी मुल्लनगिरी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं से हमारी वो कॉफी वाली कहानी जुड़ती है। बिल्कुल, सूफी संत बाबा बुदन ने भारत में पहली बार कॉफी के बीज यहीं बोए थे। लेकिन वो बीज यहीं क्यों फले फूले, पूरे भारत में कहीं और क्यों नहीं? क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई, वहां की विशिष्ट ढलान और बेसाल्टिक चट्टानों वाली उपजाऊ मिट्टी कॉफी के लिए परफेक्ट है, और अरब सागर से आने वाले मानसून को ये निरंतर दीवार रोक लेती है, जिससे वहां हमेशा नमी रहती है। अच्छा, जब हम इस निरंतर दीवार की बात करते हैं तो पूर्वी घाट को देखकर बड़ी हैरानी होती है। हाँ, जो उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक फैला है। बिल्कुल, जिसकी प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी है। लेकिन 3D मैप्स में ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह निरंतर नहीं है। ये बहुत ही कटा फटा और असतत दिखता है। ऐसा क्यों है?
इसके पीछे दक्षिण भारत के दक्कन के पठार का झुकाव है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर थोड़ा झुका हुआ है। तो इसकी वजह से नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। बिल्कुल। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और लाखों सालों से इन शक्तिशाली नदियों ने पूर्वी घाट के पहाड़ों को काट काट कर चौड़ी घाटियां बना दी हैं। इसी कटाव ने पूर्वी घाट को टुकड़ों में बांट दिया है। समझ गए। मतलब पानी ने पहाड़ों को काट दिया। अब तमिलनाडु में एक जगह है जिसे मैं एक जूलॉजिकल जिप यानी जिपर कहना पसंद करूंगी। आप नीलगिरी पहाड़ियों की बात कर रही हैं ना? हाँ, यहीं पर भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है जो 2637 मीटर ऊंची है और मशहूर पर्यटन स्थल ऊटी भी यहीं है। और इसके अलावा तमिलनाडु में जावादी, शेवरॉय और पालनी पहाड़ियां भी हैं। लेकिन अगर पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो नीलगिरी में नहीं है। नहीं, वो अनामलाई पहाड़ियों में है, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और इसके भी दक्षिण में जाएं तो भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी आती है, कॉर्डोमम यानी इलायची की पहाड़ियां। ये वही मसाले हैं जिन्होंने यूरोपीय व्यापारियों को भारत खींचा था। खैर, अब सुदूर दक्षिण से सीधे पूर्वोत्तर की 7 बहनों की ओर चलते हैं। हाँ, पूर्वोत्तर का भूगोल बहुत ही शानदार है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियां हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो पटकाई बुम की पहाड़ियां, जो भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक किले की दीवार का काम करती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं जिनकी सर्वोच्च चोटी सारमती है, और मिजोरम में मीजो पहाड़ियां जिन्हें लुशाई पहाड़ियां भी कहते हैं। असम में मिरिक और मिकिर की पहाड़ियां हैं। लेकिन पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है मेघालय। हाँ, वहाँ गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं, और आंकड़ों के हिसाब से खासी पहाड़ियों में स्थित मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हिमालय में इतनी ऊंची चोटियां हैं, दक्षिण में ऊंचे पहाड़ हैं, फिर सबसे भारी बारिश के लिए बादलों ने मेघालय की इन खासी पहाड़ियों को ही क्यों चुना? इनमें ऐसा क्या जादू है? जादू नहीं, इसे फनल इफेक्ट कहते हैं। फनल इफेक्ट? हाँ, जब मानसून में नमी से भरे बादल बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां उनके रास्ते में एक कीप या फनल का आकार बनाती हैं। अच्छा, मतलब बादलों के लिए ये एक संकरा रास्ता बन जाता है? बिल्कुल। बादल इस फनल के अंदर प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन पहाड़ियों की ऊंचाई उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता? तो बस एक ही रास्ता बचता है, ऊपर उठना। और जब नमी से भरी हवाएं अचानक ऊपर धकेली जाती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं। उनका संघनन इतनी तेजी से होता है कि वो सारा पानी वही उड़ेल देती हैं। ओहो, मतलब ये बादलों को फंसाने का एक प्राकृतिक जाल है। एकदम सही कहा आपने। सच में, इस पूरे विश्लेषण ने नक्शे की लकीरों को जीवंत कर दिया है। बर्फीले काराकोरम से लेकर दक्षिण के कॉफी बागानों और पूर्वोत्तर के बारिश वाले पहाड़ों तक हमने देखा कि भूगोल कैसे हमारे जीवन को आकार देता है। और स्टडी विद ऑल इन वन के 3D मैप्स ने इस भौगोलिक यात्रा को समझना कितना आसान बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। कौन सा सवाल? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी केबुल लामजाओ किन पहाड़ियों के पास या किस राज्य में स्थित है? तैरता हुआ नेशनल पार्क? जमीन कैसे पानी पर तैर सकती है ना एक विचार उत्तेजक रहस्य। तो इस सवाल को हम यहीं हवा में छोड़ते हैं। खुद थोड़ी खोजबीन कीजिए और कमेंट में अपना उत्तर जरूर दें। इस शानदार भौगोलिक चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।